अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। नाज़रीन, आजकल मुल्क की सियासत में नई हलचल है। नैब रेफरेंसेस दोबारा खुलने से कुछ तब्दीलियों के इशारे मिल रहे हैं। नून लीग के रहनुमाओं की लंदन में अहम बैठक हुई है। क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के शेड्यूल में कुछ तब्दीली का इम्कान है? वो अलग बात है कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि उनकी वापसी के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। फिर हमने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के महीने में इलेक्शन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये ऐलान मुबहम है। ना ही इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया है और ना ही तारीख बताई गई है। फिर सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम किए बगैर जो सियासी इस्तेहकाम है वो हासिल किया जा सकेगा, क्योंकि कुछ सियासी जमातों की जानिब से इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ नैब रेफरेंसेस हैं उनका रिकॉर्ड भी एहतसाब अदालतों को भिजवाने का सिलसिला जारी है। बड़े बड़े नाम हैं जिनके रिकॉर्ड की जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ये भी देखने में आएगा कि नए चीफ जस्टिस साबिका अदालती फैसले को किस तरह से देख रहे हैं। आज हमने परवेज़ इलाही का एक बयान भी देखा। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात की तो उनका ये कहना था कि आजकल जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि सियासतदानों को अपनी हिफाजती ज़मानतें करवा लेनी चाहिए। तो क्या उनकी जानिब से ये जो खदशे का इजहार किया जा रहा है ये कैसा है, और क्या वाकई सियासी हवाएं अपना रुख तब्दील कर सकती हैं? इसके अलावा आज हम बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान एक मुलाकात हुई है, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन ने आसिफ अली जरदारी को नून लीग के खिलाफ जो बयानबाजी है, जो महाजराई है, उससे रुकने का मशवरा दिया है, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है कि वो या उनकी जमात की जानिब से कोई महाजराई नहीं की जा रही है। हम जो भी बात करते हैं वो हकाइक पर मबनी बात करते हैं। इसके अलावा एक ये खबर भी आई कि लतीफ़ खोसा की पार्टी रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी गई। और फिर जहांगीर तरीन ने भी आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए। तो आवाम को अब आइंदा आगे आने वाले दिनों में सियासी माहौल से कैसी उम्मीदें रखनी चाहिए? इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान में जो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गई हैं, और काबुल में जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी और नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान आसिफ दुर्रानी के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें अफ़गान उबूरी हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन ये यकीन दहानियाँ पहले भी करवाई जा चुकी हैं, तो इस बार हमें यकीन कर लेना चाहिए या जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उसकी बातों पर हमें एतमाद नहीं करना चाहिए और अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए? इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ बताइएगा, एक तो हम देख रहे हैं कि लंदन में जो नून लीग के रहनुमाओं की बड़ी बैठक हुई है, साथ ही साथ नैब रेफरेंसेस खुलने से क्या सियासी हवाएं अपना रुख तब्दील करती नजर आ रही हैं? आपको सियासी माहौल कैसा नजर आ रहा है? और जो परवेज़ इलाही ने खदशे का इजहार किया है उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शुमाइला। देखिए, सियासी जो हवाएं हैं उनका रुख बदल नहीं रहा बल्कि बदल चुका है। चूंकि अब ना पीडीएम की हुकूमत है, जो इत्तेहादी हैं वो खुद एक दूसरे के खिलाफ सब हरा है, बयानात दे रहे हैं। और कल तक ये बात थी कि इलेक्शन कमीशन ने चूंकि जनवरी के आखिर में इंतखाबात का ऐलान कर दिया तो तमाम सियासी जो गहमा गहमी थी वो शुरू हो जाएगी और जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जनवरी के आखिर में इंतखाबात करवाने के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार रखा है। बिल्कुल। अब असल जो कंफ्यूजन है वो ये है कि जो मुझ समेत तमाम सहाफ़ी जो तालिब इल्म है जो कवर कर रहे हैं, हम ये तवक्को कर रहे थे, मैं बिलखसूस ये तवक्को कर रहा था कि जो फैसला साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल नैब तरामीम के हवाले से लेके गए हैं, उसके हवाले से लाजमी रिव्यू दायर किया जाएगा, अपील दायर की जाएगी और उनको देखा जाएगा कि पार्लिमान की सूरत हाल को देखा जाए। लेकिन उस सारे मामले के ऊपर एक बात सामने आई कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जब तक रिव्यू एंड प्रैक्टिस जो बिल है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उस पर डिसीजन नहीं हो जाता, उस वक्त कोई हिसाब मुकदमा नहीं लिया जाएगा। अब इस एक बात के बाद नैब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मनो अमल किया और तमाम केसेस खोल दिए और कल का एहतसाब अदालतों को भेजना शुरू कर दिए।
बुनियादी तौर पे अगर ये मुकदमात जो है वो मेरिट के ऊपर बंद किए जाते, इन मुकदमात में मेरिट के ऊपर फैसला होता, मेरिट के ऊपर बरियत हो चुकी होती, जो सियासी अकाबरीन की या ब्यूरोक्रेट्स की या जो जो भी इसमें मौजूद है और जिन पे इल्जाम है, तो शायद अगर वो टर्न डाउन कर भी जाती तो इनको कोई खदशा ना होता। क्योंकि अक्सरियती मुकदमात जो बंद हुए वो नैब तरामीम की आड़ में बंद किए गए। अब जो नैब तरामीम की आड़ में मुकदमात बंद हुए, जिन जिन शख्सियात के भी हुए, वो दोबारा उसी पोजीशन पे मनोवन खोल दिए गए। दूसरा जो सबसे बड़ा खदशा जो लिमिट इन्होंने तय की थी कि 50 करोड़ से नीचे की करप्शन पे नैब इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, यानी कि आप 49 करोड़ तक करप्शन करें तो नैब के प्रीव्यू में आप नहीं आते, वो भी टर्न डाउन कर दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मामला मेरिट में टैकल होते, उसमें बरियत होती, सजा होती, तो शायद इनको तकलीफ ना होती। इस वक्त ये एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है, तमाम सियासी जमातों के अंदर ये डिबेट मौजूद है कि इस एहतसाब की जो तरमीम टर्न डाउन हुई है, इसको दोबारा काउंटर क्यों नहीं किया गया। चले काउंटर नहीं किया गया तो फिर आप जरा इंतजार कर लेते, और उसके बाद चेयरमैन नैब ने फौरी तौर पे जो असामियां खाली हैं उन पे हिसाबदारों को लिखा है कि उन्हें ऑफिस नाम दिए जाए ताकि वो इन्वेस्टिगेट करें। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ नैब के अंदर चीजें कुक हो रही हैं। अब इन तमाम चीजों में वो तहरीक इंसाफ के काबरीन हो, वो नून लीग के हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, वो JUI के हो, इन तमाम को इसके ऊपर बहरहाल अपनी पोजीशन जस्टिफाई करनी पड़ेगी। एहतसाब अदालत ही फैसले करेगी। अगर जो नैब की तरमीम टर्न डाउन हुई है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मजीद इंटरवीन नहीं करती, तो ये एक बड़ी परेशानी की बात है मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी, तहरीक इंसाफ वालों के लिए भी, कि ऐसा ना हो कि हम जब यहाँ पे आए और मामला को आगे चलाएं तो एहतसाब अदालतों से केस रेस्टोर हो जाए और फिर हमें सजा और जजा का और पेशियों का सामना हो। एक तो ये अपनी जगह पे थ्रेट मौजूद है। दूसरी बात जो है, जो नून लीग की गहमा गहमी है, देखिए जो नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिए हैं कि जो 4 अशखास जिनका वो नाम लेते हैं, कमर बाजवा साहब, जनरल फैज साहब, खोसा साहब और साकिब निसार साहब, इन 4 शख्सियात के वो नाम लेते हैं कि इनका एहतसाब होना चाहिए। मैं इस बात पे हैरान हूं कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर गए थे तो उनको याद होना चाहिए कि उस वक्त इन शख्सियात की हुकूमत थी। बाजवा साहब भी मौजूद थे, फैज साहब भी मौजूद थे और साकिब निसार साहब भी मौजूद थे। उस वक्त तो आपने कोई बात नहीं बोली, उस वक्त तो बाजवा साहब आपको अच्छे लग रहे थे कि वो आपको बाहर भेज रहे थे। आज आपको एहतसाब की बात याद आ गई तो आप दोबारा जो इदारों की कन्फ्रंट्रेशन के बयान दे रहे हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई डील के अंदर ऐसा मुआमला बना हुआ है जो हल नहीं हो रहा, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब दोबारा वोकल हुए हैं और इन 4 शख्सियात को निशाने पे रख लिया है। ये रविश जो है शायद नून लीग को मुस्तकबिल में परेशानी का बाइस बने उनके लिए। जी ठीक है। अच्छा मुनव्वर, आप हमें ज़रा बताइएगा कि सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन के इनेकाद पर जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, क्या सबको यकसा मौक़े हासिल होंगे? और दूसरा ये कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का जो मामला है वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि क्यों ऐसी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि उनकी वापसी में जो है वो कुछ तब्दीली के इम्कानात हैं? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली इस हवाले से वजाहत कर दी है कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने शेड्यूल के मुताबिक वो अक्टूबर में आ रहे हैं पाकिस्तान, और मुस्लिम लीग की जो जमात है वो उनकी तैयारियों, इस्तकबाल की तैयारियों में इस टाइम पर मसरूफ़ अमल है। तो ये वाली बात तो बड़ी क्लियर है। दूसरी चीज़ जो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड होगी या नहीं होगी, तो ये इसके हवाले से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं समझता हूँ कि शायद इस इलेक्शन में भी तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला जो है ना वो शायद ना मिल सके। जिस तरह के पाकिस्तान में रवायत रही है उसी तरह का ये मामला होगा, लेकिन इसमें इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को किसी कदर थोड़ा बहुत एज ज़रूर होगा कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बातचीत वो दूसरी जमातों की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से वो तय हुई है। और अभी तक जो सिग्नल मुस्लिम लीग नून की तरफ से आए, मैं नहीं समझता कि अभी उसमें उन्हें किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ बाकी रह गया। वो सिग्नल की बुनियाद पे ही उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन की लॉन्चिंग की है, और ये वाली लॉन्चिंग वो उन्होंने ये 2017 का पाकिस्तान का जो नारा है वो अभी हमारे लोगों की मेमोरी इस कदर ख़राब नहीं हुई कि हमें याद ना रहे कि 2017 में आम आदमी के हालात क्या थे और आज क्या हालात है। तो मुस्लिम लीग नून ने ये रिवाइवल वो लोगों की मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए ये बात की है, और ये उनका जो बयानिया आ रहा है वो 4-5 अफराद जो जिनके खिलाफ कार्रवाई का, ये सिर्फ एक सियासी नारा होगा। अगर हुकूमत उनकी भी हुई
तब भी इन अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई होने का इम्कान नहीं है। और जो अगर ये इन्होंने कोई कार्रवाई करनी होती तो ये साल सवा साल उनके छोटे भाई जो वजीर आजम पाकिस्तान रहे तो वो इस तरह का इंडिया जरूर देते या इस तरह का कुछ तहरक करते जिससे ये बात सामने आती कि मुस्लिम लीग नून वो उस चीज को भूली नहीं है और वो इस इंतकाम वाले मामले में वो जाएगी। तो ये मेरी जाती राय में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो सियासी बयानिया और वो अवाम की मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए ये बात कर रहे हैं कि भी वो हंसता बसता पाकिस्तान जिसमें आम आदमी किसी कदर खुशहाल था और इस कदर महंगाई और लोगों के मसाइल नहीं थे, तो वो उन्होंने इस तरह की बात की है ताकि अपने वोटर को वो चार्ज कर सके। और ये जो आज का भी उनका बयान है वो इसी तनाजुर में देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून वो किसी किस्म का अब तसादुम वाली सियासत करना चाहेगी। वो तसादुम की सियासत से उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया हुआ और यही वजह है कि आज भी उन्होंने इस हवाले से जो चीजें की है वो कल अगर आपको याद हो तो पीपल्स पार्टी के एक जलसे में मरियम नवाज के हवाले से और मियां नवाज शरीफ के हवाले से बहुत ज्यादा शाउटिंग हुई थी और नारेबाजी की गई थी, जिसके ऊपर चौधरी शुजात साहब ने तो रद्दअमल दिया लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। और मेरा ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब उन्होंने भी इस बात का नोटिस ले लिया होगा और वो पार्टी को जरूर इस तरह की तकीद करेंगे कि वो उन्हें आइंदा इलेक्शन में क्या बयानियां लेके चला। बाकी इल्जाम तराशियां और लेग पुलिंग वाले इश्यूज ये तो रहेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो बड़े जमातों की अपना वो इलेक्शन में वो जा रही हैं और वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो जाहिर अपना बयानियां देंगे, मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया देगी और फैसला बहरहाल इस मुल्क के अवाम ने करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, आप नैब रेफरेंसेस दोबारा खुलने से सियासी माहौल कैसा देख रहे हैं और जो परवेज़ इलाही की जानिब से खदशा जाहिर किया गया है वो आपको कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, एक रिलीफ ज़रूर मिला था नेब तरामीम के हवाले से, अदरवाइज़ कोई परेशानी नहीं है। ये ऑलरेडी ऑन गोइंग थे और सारे के सारे जा रहे थे। एक शख्सियत है जिनका नाम है आगा सिराज दुरानी, स्पीकर सिंध असम्बली जो है, वो उनकी अभी बेल कंफर्म नहीं हुई है, इंटरम बेल के ऊपर है। अदरवाइज़ नेब केसेस में जितने लोग थे, सज़ाएँ भी तो खैर नहीं कह सकते उनको, जेल काट के आए 1.5-2 साल, और वो एक कंफर्म बेल के ऊपर बाहर है। कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म की किसी को कोई परेशानी ना तो है ना होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो जा रहे आ रहे थे। शायद खाकान अब्बासी तैयार थे, जैसे कल भट्ट साहब कह रहे थे, वो तो कहते थे मैं फेस करूँगा। अब वो दोबारा सामने आ गए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब अलहदा बात है कि रिव्यू और वो जो एक पेंडिंग है, अब जो अक्टूबर में केस लगा है, फाइज ईसा साहब ने पहला केस जो सुना था उसके फैसले तक ये मामला, अगर वो फैसला रिजेक्ट हो जाती है वो सारी, तो फिर उसके ऊपर दूसरे किस्म के साथ आएंगे, फिर उसके ऊपर बात होगी। और मैं तो समझता हूँ रिव्यू में जाना नहीं चाहिए, इनको इन केसेस के ऊपर बात करनी चाहिए। क्या 2018 में ये नेब केसेस नहीं थे? सिर्फ शहबाज शरीफ के ऊपर नहीं था, ये पीटीआई के दौर में शहबाज शरीफ वाला आई थिंक आया है केस, एक रेफरेंस। अदरवाइज पहले से थे, 2018 में भी रेफरेंसेस थे। लेकिन नैब पे तो ये इल्जाम लगाया जाता है ना कि सियासी मकासद के है, बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे से। जब एहतसाबुर रहमान थे, जब भी इसको कहा जाता था वो भी इसी तरह होते थे, जिन्होंने पाँव में गिर के माफ़ी मांगी थी आसिफ जरदारी से, और बाद में भी कहा जाता है। तो ये जो भी हुकूमत आए उसको इसको ख़त्म करना चाहिए। और एक और बात है शुमाइला, ये केस कोई भी ख़त्म नहीं हुआ था, कोई केस बंद नहीं हुआ था। उनको वापस कर दिया था कि ये नेब अब अमेंडमेंट के बाद नेब के दायरे इख्तियार में नहीं आते, जो एंटी करप्शन के दायरे कार में आता है, जो FIA के दायरे कार में आता है, उस तरह भेज दिया जाए। तो अब शफ़ाफ़ तहकीकात होंगी? नहीं, अभी तो तहकीकात का मरहला ही नहीं है ना। अब तो नेब वाले नेब अपना पेश करे, एविडेंस दे, वहाँ पे सज़ा दिलवाए, या वो सब इक्विट हो जाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है। और मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 1-2 केस रेफर भी किए गए थे, जो FIA ने उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू की थी, और ये तरामीम आने के बाद भी कई एक केसेस की FIA ने और एंटी करप्शन को भेजे गए थे वो मुकदमा। अब वो वापस आते हैं नेब तक या नहीं। दूसरी एक बात यह है कि नवाज शरीफ के हवाले से कहा जाता है कि जनाब वो तो मुल्क से मिसाल के तौर पे बाहर गए तो फला फला थे,
तो क्या जब परवेज़ मुशर्रफ को, चूँकि उनका इंतकाल हो गया इसलिए मैं कोई वो नहीं, जो एक डिक्टेटर को भेजा गया था मुल्क से बाहर, तो क्या उसमें आला ताकतें इन्वॉल्व नहीं हुई थी? और वाहिद नवाज शरीफ पाकिस्तान का लीडर है, वाहिद नवाज शरीफ, जिसने एक साबिक आर्मी चीफ का एहतसाब करने का ऐलान किया था। ये बाकी सियासी जमातें पीछे चली गई थी, उसके साथ नहीं खड़ी हुई थी नवाज शरीफ के। और परवेज़ मुशर्रफ को कटेरे में कौन लेकर आया था? वाहिद नवाज शरीफ, साबिक आर्मी। और यही बुनियाद बनी थी उनकी इस्टेब्लिशमेंट से क्लैश की और सारी चीज़ें। और ये दूसरी बात ये है कि जो उनके बयानात आए, ये भट्ट साहब सही फरमा रहे हैं, एक पॉलिटिकल होता है, आप एक नारा देते हैं अपने लोगों को, वो करते हैं कि यार देखो मैं मुश्किल से किस वजह से गुजरा। देखिए मौला अली का कॉल है, पाकिस्तान में और दफ़ा पूरा हुआ है, मौला अली का कॉल है, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो ये जो भुट्टो साहब लाए ज़ियाउल हक को, क्या हुआ? अयूब खान को जो लाए थे नाज़ुद्दीन, उनके साथ क्या हुआ? परवेज़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ लाए, क्या हुआ? फिर बाद में बाजवा साहब को यही नवाज शरीफ ने मेरठ की धज्जियां खुद बिखेरी थी, अगर नहीं बिखेरते। और दूसरी बात, ये जो बयानबाजी कर रहे हैं ना नवाज शरीफ, इसकी कई एक सामने नजर आ रही है। जो आने वाले चीफ जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जो जस्टिस फाइज ईजा साहब के बाद चीफ जस्टिस बनेंगे, उनके हवाले से जो गुफ्तगू है बिला वजह नहीं है। और ये जो नाम उन्होंने लिए, देखे बाजवा साहब के लिए तो कहा जाता है कि नवाज शरीफ गारंटियर थे कि बाजवा साहब के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं होगी। अब अगर वो नाम ले रहे हैं तो ये बेमानी नहीं है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें चौधरी शुजात की जानिब से आसिफ अली जरदारी को कुछ मशवरे दिए गए हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे आवाम को मुल्क में आइंदा आने वाले दिनों में जो सियासी सूरत हाल है उससे कैसी उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए, और चौधरी शुजात और जरदारी के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें जो मशवरा चौधरी शुजात हुसैन ने जरदारी को दिया है वो ये है कि नून लीग से महाज आराई से गुरेज किया जाए। मुनव्वर बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। और दूसरा ये कि ये भी खबर आई थी कि अक्टूबर के महीने में बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो है वो पंजाब के तकरीबन तमाम शहरों के दौरे किए जाएंगे, अहम शख्सियात भी शामिल होंगी। क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी वो बिल्कुल, मैंने ये पहले भी बात ये की थी पिछले सेगमेंट में कि ये चौधरी शुजात साहब ने से जो मुलाकात हुई थी, और चौधरी शुजात साहब ने या अपना आसिफ अली जरदारी साहब को ये बात कही थी, क्योंकि उन पीपल्स पार्टी की तरफ से ये हीट आ रही थी। और बिलावल साहब ने एक फिक्रा बोला था, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो इज्तिमा हुए वहाँ पे मियां नवाज शरीफ और अपना उनकी साहबजादी मरियम नवाज के हवाले से नारेबाजी की गई। तो चौधरी शुजात साहब का ये ख्याल था कि अभी मुल्क इस तरह की सियासत का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पहले भी लड़ के इन्होंने जो अपनी चोंच और दुम गवाई थी, तो वो इस तरह के मामला ना हो, तो ये वाला मामला था। और उन सबको पता है कि अभी किसकी क्या डोमेन है। पीपल्स पार्टी के पास सिंध में कोई किसी किस्म का बड़ा सीरियस चैलेंज नहीं है, तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब में बहुत ज़्यादा सीरियस चैलेंज नहीं है। और चौधरी साहब इस मामले में बहुत क्लियर है, वो मुफाहमत की सियासत के आदी है, और उन्होंने हमेशा मट्टी पाव की पॉलिसी जो है वो इख्तलाफात ख़त्म करने के हवाले से उन्होंने ये एक बयानिया अपना रखा हुआ था, मट्टी पाव और आगे चलो मिलके। तो ये वाला मामला था। और मुस्लिम लीग नून ने भी उनके साथ जो कमिटमेंट की हुई है उनके साहबजादे के हवाले से की थी कि उनको गुजरात से उनको कंपटीशन नहीं होगा, और इसी तरह उनके जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है उनको बहावलपुर में अकोमोडेट करेंगे। और मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इस हवाले से कोई इस तरह का बयानिया या अंदिया नहीं दिया कि वो अपनी इस कमिटमेंट को पूरी करने नहीं जा रही। इसी तरह उनकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी दो एक लीडर्स के साथ उनकी कमिटमेंट है, तो वो वहाँ पे वो एक सीट लोधरा की बनती है और एक लाहौर की सीट बनती है, जो कि उनके पार्टी प्रेसिडेंट वो जहाँ पे भी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे तो उनको वो मुस्लिम लीग नून अकोमोडेट करेगी। पीपल्स पार्टी के साथ ना उनका कोई अलायंस था पहले इंतखाबी अलायंस, और ना ही वो अलायंस बनने की कोई उम्मीद है। तो ये वाला मामला था। लेकिन ये है कि दोनों की डोमेन और हल्का इंतखाब मुख्तलिफ है। तो चौधरी साहब ने जो बात की है तो वो बिल्कुल बड़ी मुनासिब है कि वो ऐसा ना हो कि वो आपस में लड़ते लड़ते वो कोई बड़ा नुकसान करवा बैठे और ये अवाम को नफरत की सियासत
से अब निकालना पड़ेगा। इस मुल्क पहले ही नफरत की सियासत की वजह से काफी ज्यादा नुकसान उठा चुका है, और चौधरी साहब की राय जो है मैं उसको काबिल कदर समझता हूँ। अगर बाकी सियासतदान इसके ऊपर तवज्जो कर ले तो मुल्क का जो इस टाइम पे सियासी टेम्परेचर है वो कंट्रोल भी रहेगा और चीजें भी बेहतर होंगी। ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में किस तरह से जगह बनाने की कोशिश कर रही है और क्या उसे वाकई वहाँ पर कोई चैलेंज है या नहीं है, और उसके अलावा जो बयानिया है पीपल्स पार्टी का आइंदा इलेक्शन के लिए वो क्या है? देखिए, बयानिया जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि हम रोटी कपड़ा मकान की बेस को कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद ये महंगाई को कंट्रोल करने का फार्मूला, और इसके हवाले से हम गुफ्तगू लाएंगे इलेक्शन के अंदर, मैनिफेस्टो के अंदर, उसके ऊपर भी अपनी कैंपेन चलाएंगे, लेकिन बेस हमारी रोटी कपड़ा और मकान ही हमारी ये रहेगी। तो ज़ाहिर है कि उनका बयानिया ये है जो उन्होंने एक से ज़ायद मरतबा गुज़िश्ता दिनों उन्होंने ये सारी बात दी। और देखिए, सियासतदानों की मुलाकात हमेशा फ़ायदेमंद होती है। ये जो पीटीआई चेयरमैन ने जो एक पॉलिटिक्स शुरू की थी उसकी वजह से नुकसानात हुए पाकिस्तान में, जो ज़ातियात के ऊपर चले गए, वरना ऐसा नहीं होता। यही पीटीआई चेयरमैन थे जो महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान को जो हिट किया करते थे, असफंदियार खान वली को हिट किया करते थे। तो ज़्यादा अरसा नहीं है, 2005-6 में जो APDM, ये PDM थी, वो एक APDM जो लंदन में बनी थी, उसके सरबराह भी मौलाना फजल रहमान थे और पीटीआई चेयरमैन उनके अंडर में काम करते थे। महमूद खान अचकज़ई होते थे, काजी हुसैन अहमद साहब होते थे। तो सियासत में ये होता है। नवाबजादा नसरुल्लाह ने बड़ी तहरीकें चलाई ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़, लेकिन जब हुकूमत गई तो पता चला वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो एक इत्तेहाद बना उसमें से थे। पॉलिटिक्स में यही होता है। देखिए, चौधरी शुजात की और आसिफ जरदारी की एक बड़ी तारीख़ी मुलाकात थी पंजाब असम्बली। लोग बोलते हैं ना, सियासतदानों को टोंट करते हैं, और पाकिस्तान में अगर मसाइल पैदा करने का सबब कहा जाता है कि सियासतदान है, पाकिस्तान को 1947 से लेके आज तक जब मुश्किल में फंसा है पाकिस्तान, निकाला भी नहीं सियासतदानों ने। पंजाब असम्बली का आपको याद होगा, पंजाब असम्बली का इशू चल रहा था, चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी साहब मिले और रात देर तक वो मुलाकात चली थी, बल्कि सुबह तक वो अर्ली चली थी। उसके बाद अगर जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जो बाद में मुतनाज़ा हो गया था, अगर वो ना होता तो पंजाब असम्बली का मसला हल हो गया था कि चौधरी शुजात का एक ख़त डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने, मज़ारी साहब ने पढ़ के सुना दिया था, बिल्कुल, जिसके बाद सारा का सारा मामला सेटल डाउन हो गया था। लेकिन जब अदालत का एक फैसला आया कि जनाब उस वक्त हमारी सोच कुछ और थी, हम नहीं समझ सके थे, लिहाजा अब ये फैसला है कि पार्टी लीडर फैसला नहीं करेगा, पार्टी का जो पार्लिमानी लीडर है वो फैसला करेगा। जबकि कौमी असम्बली में उनका फैसला था कि पार्लिमानी लीडर पार्टी का लीडर फैसला करेगा। उस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने फैसला किया था रिज़ाइन का या XYZ, वो उधर तस्लीम किया गया था। लेकिन एक ख़त, यानी आप माइंड देखें पॉलिटिशियन का, किस तरह से मसले का हल निकाला। वो वहाँ पे गए चौधरी शुजात के पास और उन्होंने ख़त लिखवाया और ले आए। और यही आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात थी कि जो परवेज़ इलाही को, यानी नवाज शरीफ से क्लेंस दिलवा दी थी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए, लेकिन जब उसमें मुदाखलत की, परवेज़ इलाही ने बिट्रे किया, तो मामला और ख़राब हो गया। यानी ख़त से मसला हल हो रहा था, अदालती फैसले ने और मसला हो गया। परवेज़ इलाही, ये दोनों काम अगर इन सियासी फैसलों के साथ होते तो शुमाइला एक लम्हे को सोचे, पाकिस्तान आज क्राइसिस में ही नहीं होता, पाकिस्तान क्राइसिस से निकल चुका होता। लिहाजा इन सियासतदानों को जहां लड़ने देना चाहिए वहां मिलना भी चाहिए। लड़ने से, इनके एक दूसरे से बयानबाजी से इतना मुश्किल नहीं होती, और फिर ये आपस में बैठते परवेज़ इलाही, जिन्हें पीटीआई चेयरमैन ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू करार दिया, बाद में सदर है ना आज पीटीआई के वो, और उनको वज़ीर आला बनाया नहीं बनाया। और वो परवेज़ इलाही जिसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से उंगली उठाई जाती थी, क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आसिफ जरदारी साहब ने नहीं बनाया था? सियासत में यही रमूज होते हैं, सियासत में इसी तरह आगे बढ़ा जाता है। जो आज के दुश्मन होते हैं कल के मुखालिफ होते हैं, दुश्मन भी नहीं, ठीक है, है, तो कल के दोस्त होते हैं। ठीक है। तो लेकिन सियासत में दुश्मनी का अंसर जो गुज़िश्ता से पेवस्ता हुकूमत ने
शुरू किया था, ये खत्म होना चाहिए। बट साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल। सियासत में सियासत होनी और चाहिए, मुल्क वाकई ऐसे मखासमत खत्म हालात होनी का चाहिए। मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। काशिफ, ये सियासी मशवरे सियासत के लिए कितने सूदमंद साबित होंगे और आवाम को आइंदा आने वाले दिनों में सियासी जो सूरत हाल है उससे कैसी उम्मीदें रखनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, सियासत में ना परमानेंट दोस्त होते हैं ना परमानेंट दुश्मन होते हैं। कल तक कोई किसी का पेट फाड़ के पैसे वसूल करने की बात करता था और फिर उसके बाद उसी शख्सियत ने उन्हें वज़ीर आज़म के लिए नॉमिनेट किया। ये चीजें जो है ये चलती है सियासत में, क्योंकि सियासत का असल मकसद कोई नजरियात तो है नहीं, कोई इनकलाब तो है नहीं। सियासत जो पाकिस्तान में हो रही है उसका असल जो मकसद है और जो हदफ है वो हसूल इक़्तिदार है। वो सूबे का हो, वो मरकज का हो, वो सेनेट का हो। तो हसूल इक़्तिदार के लिए एक दूसरे के साथ बैठा भी जा सकता है, एक दूसरे को खिलाफ जाया भी जा सकता है, एक दूसरे के खिलाफ बातें भी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड की दूसरे के लिए ये बात करना जरूरी है कि सदर आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ नैब में जो भी केसेस हुए वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए। जिस तरह मेरे भाई इम्तियाज साहब ने कहा कि सैफुर रहमान जो है साहब करने में पेश थे, सो उसके बाद इनकी आपस में समझ आ गई, एक दूसरे के खिलाफ केस करना बंद कर दिए। लेकिन अब भी जो केसेस मौजूद हैं, जो जरदारी साहब के खिलाफ केसेस मौजूद है, वो तहरीक इंसाफ की रजीम में नहीं बने, वो नून लीग की रजीम में बने हैं। जिसके बाद इन्होंने तरमीम की और तरमीम करके केसेस वापस लिए गए। अगर वो तरमीम ना होती और वो नैब की तरमीम ना होती और चेंज ऑफ रजीम ना होता तो ये तमाम सियासी शख्सियात या नाअहल हो चुके होते या सजा याफ्ता हो चुके होते। मेरे इस बात की दलील में वो बयान याद रखिए जो खुर्रम दस्तगीर ने दिया था कि अगर हम चेंज ऑफ रजीम ना करते तो हम सबको सजाएं हो चुकी होती मुख्तलिफ मुकदमात में। सो ये बात भी तय है कि चेंज ऑफ रजीम के लिए इन्होंने ये नैब की तरमीम की और तहरीक इंसाफ हुकूमत को टॉपल किया गया आइन और कानून के मुताबिक। नंबर 2, जरदारी साहब ने चौधरी शुजा साहब से खत लिया और हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बना दिया। अब आप देखिए, अगर आप जरदारी साहब के विजडम की और एहसानात की लिस्ट लिखी है एक तरफ, और दूसरी तरफ जब ये देखने को मिलता है कि नून लीग के जो लोग हैं वो निगरान सेटअप में बैठे हुए हैं और तमाम ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर बिलावल साहब ये शिकवा करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग हमें नहीं दे रही, तो उनका शिकवा हकबा जानिब है। और मैं ये समझता हूँ कि माजूब के साथ ये मुझे तो ये लगता है कि ये थोड़ा बहुत अगर आप इसको मौसम खुशी कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये रविश जो है ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग के सामने नहीं आई है। देखिए, जिन बाजवा साहब और फैज साहब से ये उनका इत्तेफाक करने की बात नवाज शरीफ साहब आज कर रहे हैं, ये उस वक्त उनका एहसान ना मानते और मुल्क से बाहर नहीं जाते। और मुझे ये लगता है कि ये उस वक्त जब मुल्क से बाहर जाने की डील हुई है उसके बाद ये तय हुआ है कि नून लीग बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट देगी। अगर आपको बाजवा साहब इतने पसंद नहीं थे और आपको लगता था कि उन्होंने आपकी हुकूमत टॉपल की, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, तो आप तो पहले जो सख्तियां झील रहे थे, फिर आपने पार्लियामान में उनकी एक्सटेंशन के लिए वोट क्यों दिया? तहरीक इंसाफ वोट दे समझ आती है, पीपल्स पार्टी वोट दे समझ आती है, कम से कम नून लीग को वोट नहीं देना चाहिए था। इन्होंने तमाम लोगों ने उस वक्त अच्छे बच्चे की तरह पार्लियामान में वोट दिया, एक्सटेंशन कराई। आज इनको याद आया कि हमने एहतसाब करना है, आज इनको याद आया नून लीग को कि हमने सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी, आज इनको याद आया कि जनाब जब तक आप ये काम नहीं करेंगे डील आगे नहीं चलेगी, ये काम नहीं करेंगे तो इकॉनमी आगे नहीं चलेगी। मेरा मुद्दा ये है कि आप ये बता दीजिए कि माजी में आपने जो इक़दाम किए आप उसमें पहले कौन से माफी मांगिए। आप माफी मांगिए कि हमने बाजवा साहब का एक्सटेंशन के लिए वोट गलत दिया था और हमें उस वक्त नहीं देना चाहिए था, या मजबूरी बताइए कि आपने क्यों एक्सटेंशन के लिए वोट दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप मुश्किल में हो आप डील का रास्ता ले, रिलीफ का रास्ता ले, और जब आप हुकूमत में आए तो फिर आप कहें कि हम तो खला का इत्तेफाक करेंगे और उनसे जब तक इत्तेफाक नहीं होगा तो उससे बात आगे चलेगी नहीं। मैं ये समझता हूँ ये दोहरा म्यार और दोहरी बातें हैं। ठीक है काशिफ, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अफगान उबूरी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को एक बार फिर से यकीन दहानी करवा दी गई है कि अफगानिस्तान की जो सरहद है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इस पर हमें किस हद तक यकीन रखना चाहिए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। काबुल में नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुर्रानी और अफगान वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें यकीन दहानी करवाई गई है पाकिस्तान को कि अब अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। लेकिन हमने देखा था कि इससे पहले भी इस तरह की यकीन दहानियाँ तो करवाई गई हैं, तो इस बार क्या उम्मीद रखनी चाहिए इम्तियाज़ साहब? देखिए, एक उससे पहले मैं एक वो वजाहत नहीं, यानी जो काशिफ एक बात कर रहे थे
देखिए इस तरमीम से पहले भी ना, ये पीटीआई के दौर में भी 2021 में एक तरमीम हुई थी, उसमें आसिफ जरदारी समेत कई एक पॉलिटिशियन को रिलीफ मिला था, फिर वो भी केस खुलवाई है। उस तरमीम के ऊपर भी हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। वो तो पीटीआई के दौर में हुई थी, पीटीआई उसको डिफेंड, अरशद शरीफ शहीद ने उस पर बड़ा डिटेल एक प्रोग्राम किया था, तो उनके खिलाफ ये जो ब्रिगेड था, जो इनका ट्रोल ब्रिगेड था, उससे अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ एक्टिविटी तो ये होती है। और जहाँ तक इख्तियार वो बात है ना कि उस दौर में डील के हवाले से, तो जब बाजवा साहब को बनना था ना, वो बातें भी सामने आ रही हैं। तो यानी कि आउट ऑफ द वे जब उनको बनना था आर्मी चीफ, तो उन्होंने भी लॉबिंग की थी, उन्होंने भी बहुत सारी यकीनदानियाँ कराई थी नवाज शरीफ साहब को। अब सारी बात आ रही है ना कि उनके जो फादर इन लॉ थे उनके ज़रिए हुई, और जब वो इख्तियार में आ गए तो उन्होंने अपना काम किया। और नवाज शरीफ ने यही एक डील नहीं की थी, जब वतन वापसी हुई थी, परवेज़ मुशर्रफ से भी एक डील हुई थी ना, जो एनआरओ की सूरत कह लें या जिसमें कह लें, लेकिन जब नवाज शरीफ इख्तियार में आ गए थे तो उन्होंने फिर वो किया, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के लिए काम किया उसके। तो अभी भी वो यही कह रहे हैं, तो उसमें कोई हक नहीं है, जब इख्तियार में होता है बंदा तो करता है। अब उस वक्त बेबस थे, नहीं थे, क्या इनके पास सेकंड ऑप्शन था? और उससे पहले वतन वापस यानी मुल्क से बाहर जा चुके थे वो, कि भाई उनके दूसरा ऑप्शन ही नहीं था किसी के पास कि भाई ऐसे किया जाए। और जहाँ तक अफगान की बात है, देखें आप और पाकिस्तान या मैं और हम और पाकिस्तान के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, एतमाद के अलावा क्या कर सकते हैं? एतमाद के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते कि अफ़गान की जो इस वक्त हुकूमत है अफ़गानिस्तान की, वो हमें जो यकीन दिलाएगी हम उसको लेकिन जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है, जो हमारे जो हसास इदारे हैं, वो जो एविडेंस लेकर आते हैं, तो उसमें फिर दूसरी चीज़ें निकलती हैं, सामने निकलती हैं। देखें, मैं माज़रत पहले करते हुए कि मेरे नॉलेज में नहीं है कि अफ़गानिस्तान का कोई सरकारी डॉक्यूमेंट अभी तक ऐसा नहीं है तो मैं उस पर पहले से माज़रत खाऊँ कि जिसमें पाकिस्तान को बाकायदा कबूल किया गया। ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को कबूल किया था, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने चाइना की आज़ादी को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, और बल्कि कौमी सलामती के इदारे में जहाँ उसको वीटो पावर है, उसमें नॉमिनेशन भी पाकिस्तान ने किया था। तो अफ़गान हुकूमत की जानिब से मेरे नॉलेज में ऐसा कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो पार्लिमानी सतह पर, सरकारी सतह पर हो, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। तो हम एतमाद के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। जाहिर है कि माजी में भी जब एतमाद किया गया है तो हमें वहाँ से अच्छी कोई खबर नहीं मिली, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है उन्होंने अपने आप को बड़े पीसफुल प्रूव किया है अपने मुल्क के अंदर। हालांकि वो खवातीन की तालीम इदारे बंद करना या खवातीन को पढ़ने से रोकने के बाज़ मुतनाज़ा इकदामात जरूर वो तो उनका अपना मामला है नहीं, लेकिन उस पर बात तो हम करेंगे ना। बात हमें करने का राइट है जब हमारे मुल्क के लिए कोई बात करता है तो। अब वो हमारे यहाँ मुदाखलत के कई एक चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन उसमें हमारी साबिक हुकूमत जो थी, साबिक वजीर आजम पीटीआई चेयरमैन का इंटरव्यू रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिन्होंने वहां से जब यहाँ पे आ रहे थे दहशतगर्द, उनको जस्टिफाई किया। ठीक है, इस पर काशिफ का मौक़िफ़ ले लेते हैं। काशिफ, अब ये वादा वफा हो पाएगा या फिर ऐसा ही होगा? गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अफगानिस्तान जो है वो हर कुछ अरसे के बाद इस बात का इयादा करता है और पिछली 3 दहाइयों से करता है। ये कोई नई बात नहीं है। तालिबान की पहली हुकूमत से लेके अशरफ गनी साहब की हुकूमत पे आ जाइए, उसके बाद की हुकूमत पे आ जाइए, अब फिर तालिबान की हुकूमत पे आ जाइए। हर कुछ अरसे के बाद जिस वक्त ये मामला होता है हम रिएक्शन देते हैं, हमारी सरहदें बंद होती हैं, उसके बाद कुछ दिन वो सोचते हैं और उसके बाद फिर एक बयान दाग देते हैं कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के अंदर से या उनकी सरहद पे इंसर्जेंसीज नहीं होंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले अगर तालिबान की हुकूमत और अफगानिस्तान इस मामले पे बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है और हमें इसके हवाले से बिल्कुल हम अपने लफ्जों का पास करेंगे, तो सबसे पहले उन्हें फिर वहां से जो भारतीय कैंप्स हैं, भारतीय जो राह के वहां पे जो हाइड आउट्स हैं, उनको खत्म करना चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पे वो तालिबान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तालिबान वहां से पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी कर रहे हैं। मैं पहले दिन से क्लियर हूँ कि अफगानिस्तान से जो दरअंदाजी हो रही है वो राह करवा रही है, राह के साथ इसराइल क्लब है, नहीं चाहती है भारतीय एजेंसी और इसराइल की के मालिक जो चाहते नहीं है पाकिस्तान में खुशहाली, सियासी इस्तेहकाम, वो कहीं ना कहीं हमें खराब कर रहे हैं।
चूंकि इनको लगता है कि जिस वक्त सी पैक जो है वो फुल फ्लैश तरीके से ऑपरेट करेगा और सी पैक जो अफगानिस्तान के रास्ते है उज़्बेकिस्तान तक जाएगा तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत होगा। मुआशी तौर पर मजबूत पाकिस्तान, सियासी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान और इदारों के ऊपर मजबूत पाकिस्तान जो है, ये किसी को भी हमारे दुश्मन को काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए आप देखिए ये 3 डायमेंशन लड़ाई है। ये कभी इंसर्जेंसीज कराते हैं, कभी ये सियासी अदम इस्तेहकाम कराते हैं, कभी ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग करवाते हैं, कभी इदारों को बदनाम करवाते हैं और उसके आलाकार किसी न किसी फॉर्म में पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। अब मसला ये है कि अगर अफगानिस्तान समझता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरक्की लाजिम व मलजूम है और वो इस बात का पहरा दे सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो वहां पे राह के जो ऑपरेशन हैं, जो हाइड आउट है, उनको खत्म करे, उनका कला कमा करे और उसके बाद इशू ही नहीं है। उसके बाद आप सी पैक को प्रॉपरली ऑपरेट कर दीजिए। आप देखिए अफगानिस्तान भी मुआशी में तरक्की करेगा, पाकिस्तान भी करेगा। तो सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं, मसला वहां पे राह के लोगों को और भारत को वहां पे काउंटर करने का है। ठीक है। अच्छा मुनव्वर, यकीन दहानियों पर हम यकीन कर लें या कोई और रास्ता इख्तियार करना होगा? मेरा ख्याल है यकीन दहानियों पे यकीन करना चाहिए। तालिबान की हुकूमत ने अगर ये बात की है कि वो अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाके में कोई इस तरह का इकदाम नहीं होने देगी जिससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचे या पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो, तो हमें इस बात को मानना चाहिए। मैं ये समझता हूँ तालिबान की हुकूमत जो है वो अपने अल्फाज के ऊपर वो पहरा देती है। अगर उन्होंने किसी चीज़ की अनाउंसमेंट की है तो वो उस बात का पहरा देगी कि हमने ये कमिटमेंट की है, हमने ये बात की है, तो हमें उस बात को पूरा करना है। और अभी तक तालिबान की तारीख उठा के देख ले, तालिबान की हुकूमत ने जब जब जो चीज़ कही है वो उसके ऊपर उन्होंने अमल किया, चाहे दुनिया को वो चीज़ पसंद आए या दुनिया को पसंद ना आए। तो अभी भी हमारी जो आला तरीन हुकूमती वक्त जो है वो काबुल गया हुआ है और वहाँ पे उन्होंने वजारत खारजा के साथ एक मीटिंग भी की है, तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए और कुछ ना कुछ सबूत भी दिए होंगे ताकि ये मामला इसके ऊपर वो तालिबान की हुकूमत भी को काम कर सके। सबसे बड़ा मसला असल में पाकिस्तान के लिए वो टीटीपी है। टीटीपी वो तालिबान से एक अलग सेक्शन है दहशतगर्द ग्रुप का। वो टीटीपी ने वो अब उनके पास जंग के अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, तो वो इसलिए वो जहाँ से पैसे मिलते हैं तो उसके मुताबिक वो फिर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू कर देते। ये इस्लाम और अमन की जंग नहीं है, ये पैसे का मुफाद चल रहा है। यहाँ पे एक दहशतगर्द ग्रुप ऐसा है जिसको पैसे चाहिए और वो पैसों की खातर ये वॉरफेयर वो कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर शायद तवील तरीन बॉर्डर है। दुनिया में के बहुत थोड़े ममालिक होंगे जहाँ पे इतना तवील बॉर्डर जो मौजूद है, पर यहाँ इसको पूरी तरह हम कवर भी नहीं कर सकते। ना पाकिस्तान अकेला इसको कवर कर सकता है, ना अफगान हुकूमत उसको पूरी तरह कवर कर सकती है। बाढ़ लगाने का सिस्टम शुरू किया था लेकिन बहुत थोड़ी जगह पे बाढ़ लग सकी, लेकिन असल में इंसर्जेंसी के हवाले से जो टीटीपी को जो सहूलत यहाँ पे मौजूद है उसी के लिए जो पाकिस्तान आर्मी है वो हमारे जो बॉर्डर से मुंसलिक इलाके हैं वहाँ पे एक तवील अरसे से वो ऑपरेशन कर रही है और डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा है। तो ये इसके नताइज निकलेंगे। अगर हुकूमत तालिबान ने ये कमिटमेंट दिए तो मैं समझता हूँ कि इसको वो ऑनर भी करेंगे और हमें इस पे एतबार भी। हमें यकीन दहानियों पर अब की बार यकीन कर लेना चाहिए। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पुरअमन अफगानिस्तान ही खित्ते की सलामती के लिए नागुज़ीर है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।